उत्तर प्रदेश। जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद सिर्फ एक राज्य। लेकिन नहीं, ये असल में भारत के दिल की धड़कन है। वो जमीन जहां हमारी सभ्यता की कहानी ने पहली बार आंखें खोली और एक ऐसा अटूट धागा बुना जो हजारों सालों से हम सबको जोड़े हुए है। तो चलिए आज भारत की इसी आत्मा के इतिहास में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की कहानी का पूरा सार है। सोचिए जरा, पाषाण युग की पहली आहट से लेकर आजाद भारत की बुलंद आवाज तक इस मिट्टी ने हमेशा हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। तो तैयार हैं? चलिए समय के इस महासागर में एक डुबकी लगाते हैं और इस ऐतिहासिक सफर को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से, यानी सभ्यता की पहली सुबह से। फिर हम आस्था और दर्शन की धरती से गुजरेंगे, बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर को देखेंगे, आज़ादी की उस पहली ज्वाला को महसूस करेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे ये प्रदेश आधुनिक भारत का निर्माता बना। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। गंगा और यमुना की गोद, इन उपजाऊ मैदानों में ऐसा क्या था कि इंसान खिंचा चला आया? यहीं पर हमारी सभ्यता ने अपनी पहली जड़ें जमाई। अच्छा, अब जरा टाइम में बहुत पीछे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली जगह नहीं है। सोचिए, बेलन घाटी में मिले वो पत्थर के औजार या कोल्डिहवा में चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक। ये जमीन हजारों हजारों सालों से इंसानी तरक्की की गवाह रही है। सच कहूं तो ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि इतिहास की एक खुली किताब है। तो पाषाण युग बीता और धीरे धीरे छोटे छोटे कबीले वे मिलकर बड़े राज्यों में बदलने लगे। और फिर लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पहले बड़े किंगडम्स, आप कह सकते हैं पहले महान साम्राज्यों की नींव पड़ी, जिन्हें हम आज महाजनपद के नाम से जानते हैं। ये एक तरह से संगठित शासन और राजनीति की पहली सुबह। और ये देखिए, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश उस जमाने में कितना कितना ज्यादा सेंट्रल था। कुल 16 महाजनपद थे पूरे भारत में, और उनमें से आधे, जी हां पूरे 8, इसी इलाके में थे। काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, ये सब पावरफुल किंगडम्स यहीं से राज करते थे। मतलब साफ है, ये इलाका प्राचीन भारत की पॉलिटिक्स का पावर सेंटर था। इकोनॉमी हो या मिलिट्री, सब पर यहीं से कंट्रोल। तो ठीक है, पॉलिटिक्स और पावर की बात तो हो गई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि यही जमीन विचारों और आस्था का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनी। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक स्पिरिचुअल कंपास बन गया था। हमारे महान महाकाव्य यहीं लिखे गए और नई नई फिलॉसफी की धाराएं भी यहीं से निकली। अयोध्या और श्रीराम की कहानी, हस्तिनापुर और कौरव पांडवों का संघर्ष, मथुरा, वृंदावन और श्री कृष्ण की लीलाएं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है ना, ये तो इस धरती की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। एक ऐसी पहचान जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। और बात सिर्फ महाकाव्यों तक ही नहीं रुकी। इसी जमीन ने 2 और महान धर्मों को अपनी छांव दी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सोचिए, एक तरफ सारनाथ में गौतम बुद्ध का पहला उपदेश गूंज रहा है और कुशीनगर में वो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ काशी और मथुरा जैन धर्म के भी बहुत बड़े केंद्र बने हुए हैं। मतलब ये जमीन सच में अलग अलग विचारों का एक अनोखा संगम थी। तो अब चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। अब हम देखेंगे कि कैसे ये इलाका बड़े बड़े साम्राज्यों का एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल हार्ट बन गया। मौर्यों से लेकर मुगलों तक हर बड़ी पावर ने यहां अपनी एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। अब देखिए कैसे इतिहास को पत्थरों में जिंदा रखा गया है। सम्राट अशोक का वो मशहूर सिंह स्तंभ, जो आज हमारा नेशनल एम्बलम है, वो यहीं सारनाथ में है। गुप्त वंश की बहादुरी की कहानी गाजीपुर का भित्री स्तंभ सुनाता है। और हर्षवर्धन ने तो कन्नौज को उस दौर के सबसे शानदार शहरों में से एक बना दिया। फिर आया मध्यकाल और बुंदेलखंड की धरती, जिसे उस जमाने में जेजाग भुक्ति कहते थे। वो चंदेल राजपूतों के शौर्य से गूंज रही थी। और यहाँ एक किस्सा जरूर सुनना चाहिए। राजा विद्याधर चंदेल, इन्होंने महमूद गजनवी जैसी बड़ी ताकत को सीधी चुनौती दी और कालिंजर के अपने अजय किले को सफलतापूर्वक बचाया। ये उनकी वीरता की एक अमर कहानी है। और फिर आया मुगल काल, एक ऐसा दौर जिसने उत्तर प्रदेश के लैंडस्केप को, आप कह सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसी राजधानियां यहीं बसाई गई और दुनिया का अजूबा ताजमहल, वो भी तो यहीं है। मतलब आर्किटेक्चर हो, कल्चर हो या एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज का सेंटर यही इलाका था। मुगलों के बाद
अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम बढ़ते हैं औपनिवेशिक काल की तरफ। ये वो दौर था जब इतिहास का वो अटूट धागा जिसकी हम बात कर रहे थे उसे आजमाया गया। और इस दौर की सबसे बड़ी घटना 1857 का विद्रोह, उसकी चिंगारी भी इसी धरती से भड़की थी। तो सवाल ये है कि मेरठ की एक छावनी से उठी वो छोटी सी चिंगारी आखिर कैसे एक राष्ट्रव्यापी क्रांति की आग बन गई? कैसे? इसका जवाब भी यही है। इस क्रांति का दिल, इसका एपिसेंटर यही इलाका था जिसे तब कहते थे संयुक्त प्रांत, और आज हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से। ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये उस साहस की कहानी है जो इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में धधक रही थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, और झांसी में तो खुद रानी लक्ष्मीबाई। ये वो नाम है जो आज भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस बुलंद आवाज का प्रतीक हैं। 1857 की क्रांति ने भले ही पूरी तरह कामयाबी न पाई हो, लेकिन आज़ादी की जो लौ जलाई उसकी मशाल उत्तर प्रदेश ने थाम ली। अब हम देखेंगे कि कैसे इस प्रदेश ने न सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, बल्कि आज़ाद भारत की राजनीति की दिशा भी तय कर दी। 9, ये नंबर याद रखिएगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज़ादी की लड़ाई का दिल सच में उत्तर प्रदेश में ही धड़कता था। पता है क्यों? क्योंकि देश के किसी भी दूसरे प्रांत से ज्यादा 9 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन यहीं हुए। ये प्रदेश सचमुच आज़ादी के आंदोलन का नर्व सेंटर था। और सिर्फ कांग्रेस सेशन ही नहीं, चाहे स्वराज पार्टी की स्थापना हो जो इलाहाबाद में हुई, या काकोरी कांड जैसा बड़ा क्रांतिकारी एक्शन, हर बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट किसी ना किसी तरह उत्तर प्रदेश से जुड़ा था। 1916 का मशहूर लखनऊ पैक्ट हो, या फिर किसानों को एकजुट करने वाली किसान सभा, यहाँ की धरती ने हमेशा नेशनल मूवमेंट को एक नई एनर्जी दी। और ये सिलसिला आज़ादी के बाद भी नहीं थमा। कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ये कहावत यूं ही नहीं बनी। इस प्रदेश ने देश को 1 या 2 नहीं बल्कि 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इंडियन पॉलिटिक्स में इसके बेजोड़ दबदबे को साफ दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो चाहे हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत हो या आज की पॉलिटिकल पावर, उत्तर प्रदेश ने हमेशा हमेशा भारत की तकदीर लिखने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो आखिर में सवाल यही है, अपने इतने गौरवशाली इतिहास की नींव पर खड़ा होकर उत्तर प्रदेश भारत की कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिखेगा? अपनी इतनी रिच हेरिटेज और इतनी ज्यादा क्षमता के साथ एक बात तो तय लगती है कि भारत का भविष्य भी इसी मिट्टी में आकार लेगा। क्या कहेंगे आप? सोचने वाली बात है ना?